नमस्कार दोस्तों, सेठ छाजूराम की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, सेठ छाजूराम जी की बातों का ये तीसरा वीडियो है। पहले के वीडियो में हमने उनके गांव, उनकी पढ़ाई के बारे में बातें की थी और आज उनके परिवार के बारे में बातें करेंगे। ऐसा तो हम सभी ने सुना है दोस्तों कि एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सेठ छाजूराम जी जीवन में जो कुछ भी कर पाए, समाज को जो कुछ भी दे पाए, उसमें उनकी धर्मपरायण पत्नी दाखा देवी का उतना ही हाथ था। अपने पति को परोपकार करते देख वो ये नहीं सोचती थी कि चौधरी साहब तो लुटा रहे हैं, बल्कि वो खुद भी उनको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया करती थी। और खास बात यह है कि दोस्तों, सेठ छाजूराम जी के जीवन में 2 विवाह हुए थे और उनकी दोनों ही पत्नियों का नाम दाखा देवी था। है ना कमाल। सेठ छाजूराम जी का जो विवाह है, जो पहला विवाह है, वो सांगवान खाप के डोका हरिया गांव में कड़वासरा गोत्र की बेटी के साथ हुआ था। ये गांव हरियाणा के अब चरखी दादरी जिले में पड़ता है। सेठ छाजूराम जी की धर्मपत्नी का नाम दाखा देवी था और शादी के कुछ दिन बाद ही हैजे की बीमारी वहां पर फैली और दाखा देवी का जो उनका निधन हो गया और तब तक दोनों की कोई संतान नहीं हुई थी। उसके बाद सेठ छाजूराम जी का दूसरा विवाह सन 1900 में वहां के नजदीक में एक गांव था बिलावल, उसके रांगी गोत्र में हुआ था और यह गांव भी शायद अब चरखी दादरी जिले में ही पड़ता है। यह क्षेत्र उस समय महाराजा जींद स्टेट के अधीन था और राजा भारतीय शास्त्रीय संगीत का शौकीन था। इस कारण चरखी दादरी के क्षेत्र में काफी गांवों के नाम रागों के आधार पर लिखे गए थे और जिस प्रकार बिलावल भी एक राग का नाम है, तो ये एक कहानी से जुड़ती है। संयोग से सेठ छाजूराम जी की जो दूसरी पत्नी है, उसका नाम भी दाखा देवी था, जिनका नाम बाद में सेठ छाजूराम ने बदलकर लक्ष्मी देवी कर दिया, क्योंकि वो मानते थे कि वो लक्ष्मी का एक रूप है। और सेठ छाजूराम अपने जीवन में नारी को कितना सम्मान देते थे, इसकी अलग से एक कहानी मैं किसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। दाखा देवी का परिवार में आगमन होने के बाद चौधरी छाजूराम के व्यापार में 4 चांद लगते गए तथा उनके घर में अकूत संपत्ति आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद परिवार ने यह मान लिया था कि दाखा देवी तो साक्षात लक्ष्मी है, तो उनका नाम लक्ष्मी देवी रख दिया गया। लक्ष्मी देवी एक सहयोग की प्रतिमूर्ति थी, जिसने सभी सुखों दुखों का हंसते हुए सामना किया और अपने गृहिणी के कर्तव्यों को सदैव प्रसन्नतापूर्वक निभाया। उनका अधिकतर समय घर के कामों में व्यतीत होता था और उन्होंने सहनशीलता का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। हमेशा पति की सेवा में लीन और बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान से श्रद्धापूर्वक अपने पति की सेवा उन्होंने की। उन्होंने सच्चे रूप में सहधर्मिणी के कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने सेवा व त्याग के उच्च आदर्श का पालन करते हुए अपने आप को कलकत्ता के वातावरण में ढाला। धर्म उनके जीवन में कण कण में विद्वान था। उनका बाह्य शांत स्वभाव उनकी आंतरिक शांति का प्रतीक था, क्योंकि उनका जीवन जो है पवित्र और शुद्ध था। उनकी सहनशीलता का प्रभाव चौधरी छाजूराम के विचारों और जीवन पर स्थायी रूप से पड़ता रहा। चौधरी छाजूराम उनके पवित्र विचारों से शांति ग्रहण करते थे और इसी शांति ने उनको एक उच्च जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। वह बहुत ही उदार दिल की महिला थी और दान दक्षिणा में चौधरी छाजूराम से भी बढ़ चढ़ कर थी। वो दिल की कैसी महिला थी, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हुआ यह कि शादी के बाद एक बार सेठ छाजूराम की पत्नी लक्ष्मी देवी अपने मायके यानी गांव बिलावल में आई हुई थी और उस समय इस गांव के साथ साथ आसपास के गांव में पीने की पानी की बहुत भारी किल्लत होती थी और बहुत दूर दूर से पानी औरतों को लेकर आना पड़ता था। गांव की महिलाओं का जो अधिकांश समय था घर का पानी लाने में ही व्यतीत होता था और वो पानी ढो ढोकर बुरी तरीके से थक जाती थी। सुबह उठकर पानी लेने जाती तो दिन भर इसी काम में लगी रहती, लेकिन फिर भी उन्हें पानी का संकट झेलना पड़ता। लक्ष्मी देवी का विवाह भले ही चौधरी छाजूराम जैसे अमीर व्यक्ति से हुआ था, तब उनके ससुराल में हर काम करने के लिए ढेरों नौकर चाकर थे। इसके बावजूद वो जब भी बिलावल अपने मायके में आती थी तो गांव की अन्य महिलाओं की तरह ही दूर दूर से पानी खुद भरकर अपने सिर पर ढोकर लाया करती थी। एक बार वह इसी तरह गांव की महिलाओं के साथ पानी भरकर ला रही थी तो एक महिला जो उनके रिश्ते में काकी लगती थी, लक्ष्मी से कहा कि बेटी दाखा, तू तो बहुत बड़े घर के आदमी के ब्याही गई है और वहां तो पानी की कोई कमी ना है। तेरे घर में तो नौकर हैं, कोई काम भी ना करना पड़ता होगा दन तो, पर तुझे यहाँ आकर पानी भरना पड़ता है हमारी तरह, बिल्कुल एक सामान्य औरतों की तरह। तो लक्ष्मी देवी ने इस पर हंसकर कहा, काकी
घर का काम करने में कौन सी शर्म की बात है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, अपने काम तो उसको करने ही चाहिए। मैं अपने घर का ही पानी भर रही हूँ तो कौन सी बड़ी बात होगी। इस पर काके ने कहा, मेरी बेटी, मेरी लक्ष्मी स्वरूपा, मेरी लक्ष्मी देवी, मेरा यो मतलब ना था। मैं तो ये कह रही थी कि महाराज जमाई तो बहुत पैसे वाला है, और तू इस गांव में एक कुआं ना बनवा दे तो हमारा भी भला हो जाएगा। पूरे गांव की लुगाइयां नाराम हो जाएगा और हम तो सारी उम्र में तेरा और हमारे जमाई की जोगी गावांगी। यह सुनकर लक्ष्मी गंभीर हो गई। उनको लगा कि गांव की वह काकी बिल्कुल ठीक कह रही थी, यह काम आसानी से हो सकता था। इसके बाद वे जब मायके से ससुराल अपने कलकत्ता पति चौधरी छाजूराम से के पास गई तो इस विषय में बातचीत की। सेठ छाजूराम ने हंसकर कहा, लक्ष्मी जी, यह कौन सी बड़ी बात है। जब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो ये नेक काम तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, और मेरी ससुराल का काम है। तू अभी बिलावल जा और एक बढ़िया सा कुआं वहां पे बनवा, और पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, दिल खोलकर खर्च करना, ऐसा कुआं बनवाना जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। चौधरी छाजूराम ने बिना देरी किए हुए लक्ष्मी देवी को एक पोटली पकड़ा दी जो खूब धन की भरी हुई थी, और वो अपने मायके वहां से आ गई। लक्ष्मी देवी ने अपनी देखरेख में बिलावल में एक विशाल गुंबदों वाले कुएं का निर्माण कराया। ये कुआं शायद आज भी गांव में मौजूद है, और इसके साथ ही गांव वासियों में सेठ छाजूराम व लक्ष्मी देवी की यादें भी ताजा रहती हैं। अपने जीवन काल में लक्ष्मी देवी ने जन कल्याण के अनेक काम करवाए। हर नेक काम में अपने पति छाजूराम की भागीदारी उसमें बनी रही, और इस महान महिला का देहांत 19 मार्च 1973 को चौधरी छाजूराम की जागीरदारी के गांव हांसी के मोठ में हुआ था। अब बात करते हैं सेठ छाजूराम जी के परिवार की। लक्ष्मी देवी की कोख से कुल 8 संतानों का जन्म हुआ था, जिनमें से 5 पुत्र व 3 पुत्रियां शामिल थी। पहला लड़का अप्रैल 1902 में अलगपुरा गांव में पैदा हुआ, और जिस समय पैदा हुआ इत्तेफाक से चौधरी छाजूराम ने अपने गांव में पीने के पानी के लिए कुआं बनवाया था। उस कुएं का पानी जब मीठा निकला तो यह कहा गया कि यह लड़का बहुत भाग्यशाली है, पूरे गांव के लिए पीने का मीठा पानी लेकर पैदा हुआ है, वरना गांव वालों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। इस लड़के का नाम सज्जन कुमार रखा गया। सज्जन कुमार ने कैम्ब्रिज तक की जो पढ़ाई है वो की, और एक्सवियर स्कूल में वो पढ़े कलकत्ता में। बहुत सुंदर और चतुर नौजवान वो थे। अंग्रेजी भाषा पे बहुत पकड़ थी उनकी, और उनके अंग्रेज व्यापारियों से बहुत गहरे ताल्लुकात थे। सज्जन कुमार पढ़ाई में बहुत शौकीन थे, और उन्होंने शेखपुरा की कोठी में अपनी एक निजी लाइब्रेरी भी बना रखी थी। इसमें अंग्रेजी साहित्य की अनेक पुस्तकें थी, ता इनके प्रकाशकों से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जब भी कोई नई किताब आती थी वो उसे तुरंत खरीद लेते थे। वो किताबें पढ़ने के बड़े शौकीन थे। शेखपुरा की कोठी की सजावट और सामान आज भी ये दिखाता है कि सज्जन कुमार पर ब्रिटिश तथा यूरोपियन का गहरा प्रभाव था। सज्जन कुमार सेठ छाजूराम जी की तरह बन ठन कर रहते थे। अंग्रेजों की तरह उन्हें घुड़सवारी का बहुत शौक था। 1920-30 में उन्होंने गैर मुस्लिम ग्रामीण हिसार क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पंजाब असेंबली का चुनाव लड़ा, और सन 1936 तक वह 6 साल के लिए एमएलसी रहे। 32 साल की आयु में इनका विवाह अपनी मर्जी से परिवार के विरोध में हुआ, जबकि महाराजा भरतपुर ने अपनी बेटी के रिश्ते की इनके लिए पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। सेठ जुगल किशोर बिरला के मार्फत चौधरी छाजूराम ने अपने परिवार की परंपराओं के अनुसार शादी करने के लिए इन पर दबाव डाला था, लेकिन इन्होंने अपने पिता को साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि पिताजी, शादी में अगर मेरी मर्जी नहीं मानी गई तो मैं पूरी उम्र शादी नहीं करूंगा। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर वीसी गुप्ता, जो इंजीनियरिंग कॉलेज ढाका के प्रिंसिपल होते थे, उनकी बेटी कोमला से कलकत्ता में अप्रैल 1933 में शादी की थी। कोमला के दादा जो सर केवी गुप्ता थे, वो पहले भारतीय थे जो हाईकोर्ट कलकत्ता के जज बने थे। सज्जन कुमार की सास ईथल एक अंग्रेज परिवार से संबंध रखती थी। सज्जन कुमार की जो साली थी तारा अली बेग, वो रेडियो की जानी मानी लेखिका थी और प्रस्तुता थी। वो भारत में इन्हें विदेशों में भी ख्याति प्राप्त थी। साथ ही उन्होंने एक जानी मानी समाज सेविका के रूप में भी ख्याति हासिल करी थी। उन्हें सन 1977 में इंटरनेशनल चाइल्ड वेलफेयर जेनेवा का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन दुर्भाग्य से सज्जन कुमार को टीबी की बीमारी हो गई और इसके कारण 25 दिसंबर 1937 को उनकी मौत हो गई। सेठ छाजूराम के जो दूसरा बच्चा है 1905 में लड़का ही हुआ और जिसका नाम अजीत कुमार रखा गया।
लेकिन प्यार से उससे सब राम कंवर कहते थे। यह बहुत ही सुंदर लड़का था, लेकिन दुर्भाग्य से यह भी बीमार पड़ गया और 22 फरवरी 1913 को अपनी छोटी उम्र में ही चल बसा। इसकी याद में चौधरी छाजूराम ने 1929 में जाट हाई स्कूल के हॉस्टल का निर्माण कराया था। अब ये हॉस्टल रोहतक में बनवाया था या हिसार में, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप में से किसी को हो तो जरूर दें। सेठ छाजूराम जी की जो तीसरी संतान थी वो 1909 में एक बेटी के रूप में हुई और जिसका नाम कमला था, लेकिन वह लकवे के कारण 1923 में चल बसी। सेठ छाजूराम के चौथी संतान भी एक लड़की के रूप में 1914 में हुई और उसका नाम सावित्री रखा गया। उनका विवाह डॉक्टर नौनिहाल सिंह, जो भोपाल सिंह के पुत्र थे, मेरठ के रहने वाले थे, 1933 में हुआ। डॉक्टर भोपाल सिंह ने विवाह में किसी तरह का दहेज नहीं लिया था, जबकि उनके जो चौधरी थे, उनके जो सेठ छाजूराम के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सेठ छाजूराम ने बारात के लिए मेरठ से कलकत्ता के लिए फर्स्ट क्लास का रेल का डिब्बा बुक करवाया था, जिस पर डॉक्टर भोपाल सिंह ने ऐतराज जताया था और कहा कि यह काम तो लड़के वालों का होता है। यह शादी कलकत्ता में बहुत साधारण तरीके से हुई थी। सावित्री के फिर एक बेटा हुआ जिसका नाम ब्रजलाल सिंह रखा गया, जो अपने आने वाले समय में बहुत ही फेमस चिकित्सक वो बने। एक लड़की हुई जिसका नाम गंगा रखा गया, जो अपने भाई की तरह ही डॉक्टर बनी। ये पूरा परिवार डॉक्टरों का परिवार था, जिसमें भोपाल सिंह नवाब के सरकारी चिकित्सक था। वो उत्तर भारत के जाने माने व्यक्ति थे। सावित्री के बाद जो पांचवी संतान हुई 16 अप्रैल 1916 को, वो एक लड़के के रूप में हुई और उनका नाम सेठ छाजूराम ने महेंद्र कुमार रखा। इस लड़के के जन्म की खुशी के छठी के दिन 22 अप्रैल 1916 को चौधरी छाजूराम ने जाट एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल को 50,000 रुपए का अनुदान दिया था। ये राशि अब 50 करोड़ जैसी राशि है। महेंद्र कुमार की शिक्षा अंग्रेजी स्कूल में सीनियर कैम्ब्रिज क्लास तक हुई। इसके अलावा प्राइवेट तौर पर अंग्रेजी का अध्यापक भी रखा हुआ था उन्होंने। महेंद्र कुमार की शादी 1943 में मुरादाबाद के पुलिस कप्तान चौधरी बदन सिंह की सुपुत्री शांता देवी के साथ हुई थी। चौधरी बदन सिंह बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस के आईजी बने। हालांकि चौधरी छाजूराम इस बेटी की शादी से पहले ये दुनिया छोड़ चुके थे। महेंद्र कुमार के 2 बच्चे हुए, जिसमें बेटी मंजुला और बेटा कपिल कुमार हुए। बाद में पोता अक्षर भी पैदा हुआ। छठी संतान के रूप में सन 1919 में सुलक्षणा नामक बेटी हुई, लेकिन वह लगभग 1 साल की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। सेठ छाजूराम की 7वीं जो संतान थी वो 16 फरवरी 1921 को एक बेटे के रूप में ही हुई, जिसका नाम आदित्य कुमार रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से 3 वर्ष बाद 4 फरवरी 1924 को वह भी काल का ग्रास बन गया। औलाद के रूप में ज्यादा सुख चौधरी छाजूराम को नहीं मिल पाया। उनकी याद में चौधरी छाजूराम ने जाट हाई स्कूल हिसार के भवन का निर्माण कराया था, जिसे आज चौधरी छाजूराम मेमोरियल जाट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अंतिम जो संतान थी सेठ छाजूराम जी के, वो भी एक लड़का हुई थी और 1924 में हुई और उनका नाम उन्होंने प्रद्युमन कुमार रखा। इनकी जो शिक्षा है दून स्कूल देहरादून में हुई थी, जो देश का आज भी एक नामचीन स्कूल है। सेठ छाजूराम की मृत्यु के बाद प्रद्युमन की जो शादी है 1946 में कलकत्ता में मोहिनी देवी के साथ हुई थी, जिसके पिता अमृतसर के रहने वाले पंजाबी खत्री थे, जो कलकत्ता में रेलवे विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी थे। प्रद्युमन कुमार की जो मृत्यु है 1979 में हुई और उनके 2 बेटे हुए, जिसमें बड़ा लड़का प्रदीप कुमार, जिसको पीके चौधरी के नाम से आप जानते होंगे, हांसी हल्के से 1987 से 1991 तक वो विधायक रहे। कुछ साल पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। छोटे लड़के जो प्रद्युमन कुमार हैं, उन्होंने अमेरिका से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और वर्तमान में वो शायद दिल्ली में अपना कहीं कारोबार कर रहे हैं। अपनी तीसरी संतान कमला देवी की याद में चौधरी छाजूराम ने भिवानी में लेडी हेली अस्पताल का निर्माण करवाया था, जिसमें कई वर्षों तक स्थानीय लोगों को मुफ्त में दवाइयां दी जाती थी और मुफ्त में गरीब जो लोग थे उनका इलाज किया जाता था। चौधरी छाजूराम की मृत्यु 1943 में हुई थी और इस अस्पताल की देखरेख उसके बाद बंद होती चली गई। देश आजाद होने पर पाकिस्तान से पंजाबी आने के बाद एक लेडी डॉक्टर सप्रू जो थी, उन्होंने कई वर्षों तक इस अस्पताल में अपनी सेवाएं दी, लेकिन बाद में ऊपर से कोई सहयोग नहीं मिला और चौधरी बंसीलाल के मुख्यमंत्री काल में 1972 में इस अस्पताल की इमारत को तोड़ दिया गया। यह अस्पताल भिवानी के घंटाघर के पास स्थापित था, जिससे क्षेत्र में आज भिवानी का विशाल जिला अस्पताल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो आज वहां पर खड़ा है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व कमांडेंट हवा सिंह सांगवान की अगुवाई में 2008 में तब की मंत्री श्रीमती किरण चौधरी से इस सरकारी अस्पताल का नामकरण चौधरी छाजूराम के नाम पर करवाने के लिए मिला था।
लेकिन मंत्री महोदया ने बताया कि इस अस्पताल का जो नामकरण है अभी अभी पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे ससुर चौधरी बंसीलाल के नाम पर किया गया है और मंत्रिमंडल ने भी इस पर मोहर लगा दी है, इसलिए इस अस्पताल का नाम चौधरी छाजूराम नहीं किया जा सकता, चौधरी बंसीलाल के नाम पर अब कर दिया गया है, नहीं तो ये स्थायी रूप से उनका नाम वहां पर रहता। खैर, चौधरी बंसीलाल भी हरियाणा के निर्माता थे, लेकिन ये एक कहानी है दोस्तों कि एक जो बड़े आदमी हरियाणा की धरती पे पैदा हुए, जिन्होंने दिल खोलकर दोनों मुट्ठियों को ऐसे पैसे भर भर के संतता के कल्याण के लिए लुटाए, उनकी कहानी, उनकी गाथा हम सुना रहे हैं दोस्तों। मकसद सिर्फ एक ही है कि ये जो पीढ़ी हमारी है ये पहचाने, ये जाने, हमारे महापुरुषों की उन खूबियों को देखे जिनकी वजह से वो लोग इतने बड़े बने और आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो समाज में पैसे वाले बहुत लोग हुए हैं, लेकिन लोग लेना लेना सीखते हैं, देना नहीं जानते। दुनिया केवल उसके नाम को याद रखती है जिसने दोनों हाथों से, जिसने दुनिया के लिए कुछ किया हो। इतिहास उठाकर देख लीजिए दोस्तों, हर महान पुरुष की एक ही कहानी है, दुनिया ने उसको याद रखा है जिसने दूसरों के लिए कुछ किया हो। खुद के लिए काम करने वालों को यह दुनिया याद नहीं रखती है, दूसरों के लिए काम करने वालों को यह दुनिया सलाम करती है। सेठ छाजूराम जी भी वो व्यक्ति थे जिन्होंने आजीवन दूसरों के लिए जीवन जिया, इसलिए आज हम और आप उनको याद कर रहे हैं, उनकी कहानी सुना रहे हैं, ताकि हमारी ये जो पीढ़ी है ये सीखे। समाज से अगर लिया है तो फिर समाज को दोगुनी ताकत से लुटाना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस भावना को लेकर ये वीडियो बनाए जा रहे हैं दोस्तों। आपको पसंद आए तो जरूर शाबाशी दें। घर में छोटे बड़े बच्चे होंगे, युवा साथी होंगे, उनके साथ शेयर करें ताकि हम अपने महान पुरुषों से जानें, उनके बारे में सीखें, उनके सबक लें कि हमें भी दुनिया के लिए जीना है जैसे सेठ छाजूराम जी जिए थे। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ जो सेठ छाजूराम जी की होगी। सेठ छाजूराम जी की बातें हम कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।